मीनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, उसका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस जो है वो है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखना है। उसके बाद काफ़ी सारे और पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है उसको एक बार देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। अब ये जो टेक्स्ट है, डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही। इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आपने मान लो कि आप स्टूडेंट्स का एक झुंड हो, ठीक है, एक ग्रुप हो, और आप लोग मिलके एक टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए एक इवेंट, टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट अपने स्कूल में करना चाहते हो, जहाँ पर आप टीचर्स को गिफ्ट्स दोगे, उनके सामने परफॉर्म करोगे वगैरह वगैरह, टीचर्स को खुश करने के लिए। तो मान लो कि इस टीचर्स डे को कंडक्ट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको दी गई है, ठीक है। तो आप एक स्टूडेंट हैं और टीचर्स डे की इवेंट को आपको जो है कंडक्ट करना है या उसके लिए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो जब भी कोई इवेंट हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, देखो मैंने ऑर्गेनाइजिंग वर्ड ऑलरेडी यूज किया कि जब भी हमको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है तो हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीज़ें क्या है, सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि इस इवेंट को करने के लिए हमको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ओके, और उसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो दो चीज़ें हमको लगती हैं। पहला क्या है, सबसे पहला है वर्क्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या काम करने पड़ेंगे हमको टीचर्स डे को सक्सेसफुल बनाने के लिए या टीचर्स डे को कंडक्ट करने के लिए। तो मान लो कि इस कामों में है परफॉर्म करना, कोई डांस परफॉर्म करना चाहता है, कोई कविता परफॉर्म करना चाहता है, तो उनके लिए एक स्टेज तैयार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन क्या परफॉर्म करेगा, उनके रिहर्सल्स वगैरह करवाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गए काम, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है, वो है रिसोर्सेज, यानी कि कुछ सामान, कुछ पैसे वगैरह आपको चाहिए होंगे। तो जब भी कोई इवेंट या कुछ भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होते हैं कुछ काम आपको करने पड़ते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ आप कह लो, और उसके साथ कुछ रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, कुछ सामान, कुछ एसेट्स, कुछ फाइनेंसेस, पैसे वगैरह, और ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, इसमें कुछ लोग भी चाहिए होते हैं जो आपके लिए वो काम करेंगे। तो टीचर्स डे का मैंने एग्जांपल लिया। तो इस पूरी चीज़ को जो आप मैनेज करते हो, ये पूरी एक्टिविटीज़ जो हैं टीचर्स डे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि सजावट करनी पड़ेगी, स्टेज तैयार करना पड़ेगा, लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां वगैरह, टीचर्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह खरीदने हैं, ये सारी चीज़ों को जो आप मैनेज करते हो, इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। आप पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। या मान लो कि आप अपने फैमिली की तरफ से एक पिकनिक पे जा रहे हो, तो पिकनिक में जब आप जाओगे तो उस पिकनिक को मनाने के लिए एक तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सब उठे चले गए और मस्ती करके आ गए, वैसा नहीं। जब भी कोई पिकनिक ऑर्गेनाइज होती है तो उसके पीछे मेहनत होती है बाकायदा। आपको वहाँ पर खाना पकाना पड़ता है, तो उसके लिए जो है काफ़ी सारी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सब्जियां किसी को खरीद के लानी पड़ेंगी, किसी को खाने पीने का जो बर्तन है वगैरह, फिर जो चूल्हा, जो गैस सिलेंडर जिस पे खाना बनेगा, उन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी। उसको आपको एक गाड़ी में लोड करके लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, कुकिंग शुकिंग करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज भी लगते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग का आप देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है, उसके पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप कॉमनली समझो कि लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज एंड bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for achievement of specific goal। तो हमारे एग्जाम्पल, मान लो पिकनिक वाले एग्जाम्पल में हमारा गोल क्या है, गोल है सक्सेसफुली पिकनिक मनाना, ठीक है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई और ग्रुप करना पड़ेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे खाना बनाना वहाँ पर एक एक्टिविटी है, ओके, सब्जियां खरीदना एक्टिविटी है, फिर जो चीज़ें होंगी उनको जुगाड़ करना, जैसे कि गैस सिलेंडर वगैरह, ये सब भी एक्टिविटीज़ हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ रिसोर्सेज भी लाने पड़ेंगे। फिजिकल रिसोर्सेज में गैस सिलेंडर, चूल्हा वगैरह जो है, बर्तन वगैरह, ये सब हो सकते हैं,
टेबल्स, कुर्सी वगैरह हो सकती है। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपको पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको लोग चाहिए होंगे कि खाना कौन पकाएगा, सब्जी कौन खरीदेगा, काटेगा कौन, धोएगा कौन, गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी जिसमें भर भर के लोग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप आइडेंटिफाई करके इकट्ठा करके फिर उनको एक रिलेशन में जोड़ दोगे, मान लो कि कोई पर्सन है ह्यूमन रिसोर्स मिस्टर एक्स या मिस्टर राम कह लो, आपने मिस्टर राम को सब्जियां लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो आपने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया मिस्टर राम जो है ह्यूमन रिसोर्स उसके बीच और एक एक्टिविटी के बीच। तो ऐसे ही जब आप अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ असाइन कर दोगे, तब आप एक सुंदर तरीके से किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाओगे और जो आपका स्पेसिफिक गोल है यानी कि पिकनिक मनाने का गोल, वो आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नज़र से अगर अब हम सोचें तो वहाँ पर भी हमारा एक स्पेसिफिक गोल होता है। स्पेसिफिक गोल क्या होता है? मान लो कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, बिजनेस को ग्रो करना है, या किसी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, हमने नया लॉन्च किया प्रोडक्ट, तो कोई भी स्पेसिफिक गोल हो सकता है। और उस गोल को अचीव करने के लिए सिमिलर तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, क्या क्या एक्टिविटीज़ ज़रूरी है इस गोल को अचीव करने के लिए। सबसे पहले आपको उन एक्टिविटीज़ को ढूंढ निकालना होगा। उसके बाद आपको रिसोर्सेज भी अरेंज करने होंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज हमको चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, कौन से फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल यानी कि कितना पैसा चाहिए, कितना ह्यूमन रिसोर्स, क्या लोग चाहिए और उनसे क्या क्या काम करवाना है। फिर आपको एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा कि इन लोगों में से हम किसको क्या काम करवाएंगे, कौन से फिजिकल एसेट्स किस काम में लगेंगे। ये सारी चीज़ें जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब आप एक रिलेशनशिप में ढाल लोगे, एक एक्टिविटी वाइज आप पूरी जो है रूटीन बना लोगे कि ऐसे ऐसे काम होना है, तब जाके आप इस गोल को अचीव कर पाओगे। तो यही ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑथर्स के डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सीधे शब्दों में, जनरल वर्ड्स में अगर हम समझें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कुछ और नहीं बल्कि अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हर कुछ अच्छे तरीके से कर लेना, ये जो पिकनिक मनाना है सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए, हम यही चाहते हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, तो यही कर पाना, सब कुछ अच्छे तरीके से कर ले पाना को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। और इसमें एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज यानी कि सब्जियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए, जितने लोगों का खाना बनना है उस एस्टिमेट को आपको ठीक ठाक रखना है ताकि खाना बर्बाद नहीं हो, ठीक है, खाना अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दिमाग में रखनी पड़ती हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को कर लेते हो, किसी इवेंट को या किसी फंक्शन को या किसी एक्टिविटी को, तो वही ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे या एनुअल फंक्शन का। तो ये जो मैंने टीचर्स डे वाले एग्जाम्पल से या पिकनिक वाले एग्जाम्पल से समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आगे जो हम देखेंगे वो है ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग भी एक एक्टिविटी है और हर एक्टिविटी में, हर फंक्शन में एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है उसको करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है, ये मेनली 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। देखो फॉलोइंग स्टेप्स है ना, तो टोटल 4 स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं, वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि काम क्या करना पड़ेगा हमको अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना है। और फिर एक बार आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देना है कि कौन किस काम को करेगा, क्योंकि एक बंदे से तो आप सारा काम करा नहीं सकते। और डिवीजन ऑफ वर्क भी आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। तो प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी, चैप्टर 4 में हमने प्लानिंग पढ़ा था। अब प्लान करने के बाद हमको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्लान हमने बनाया है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या काम करने हैं, उन काम को जो है, उन कामों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। तो डिवीजन ऑफ वर्क करते समय आपको ये बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कहीं नहीं हो रहा है। मान लो पिकनिक का एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, वहां पर मैंने सब्जी काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिस्टर राम को दी है, तो मैं मिस्टर श्याम को भी सब्जी काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा, मैं उसको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, वरना जो है काम जो है डुप्लीकेशन होगी
और एक चीज़ जो है उसका हमको खास ध्यान रखना है कि काम का बंटवारा जो हो रहा है, जो हम काम बांट रहे लोगों में, वो ऐसा ना हो कि एक बंदे पे बहुत ज़्यादा काम का बर्डन या बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर आ जाए और दूसरा कोई और बंदा जो है वो आराम से इधर उधर घूमता रहे। ऐसा अगर हो जाएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाएगी, क्योंकि बंदे जो है एक दूसरे से हिंसा करने लगेंगे। वो कहेंगे कि अरे भाई मैं इतना काम कर रहा हूँ और वो बंदा जो है वो आराम से घूम रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वर्क कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, तो वर्क जो है वो एम्प्लॉयज़ में शेयर कर देना पड़ेगा, बांट देना पड़ेगा। मैनेजर जो है वो डिवाइड करता है हर वर्क को स्मॉलर यूनिट्स में। तो एक मान लो बड़ा काम है, उस बड़े काम का मान लो नाम हम रख देते हैं खाना पकाना, तो कुकिंग, ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कुकिंग एक वर्क है और इस कुकिंग की एक्टिविटी में भी काफ़ी सारे, अगर इस वर्क को आप तोड़ दो छोटे छोटे हिस्सों में, तो इसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे सब्जी काटना, सब्जी धोना, ठीक है, बर्तन वगैरह धोना, ठीक है, फिर उसमें मसाले वगैरह डालना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है कुकिंग के वर्क के अंदर। तो जो अगर आप किसी काम को तोड़ देते हो छोटे छोटे हिस्सों में, तो उन छोटे छोटे हिस्सों को हम कहते हैं जॉब। तो इंग्लिश में अगर मैं कहूं कि इफ यू ब्रेक अ वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स देन ईच यूनिट विल बी कॉल्ड वन जॉब, ठीक है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है कि मैनेजर जो है वो एक बड़े काम को, मान लो प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक बड़ा सा काम है, अब उसको छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर देता है, ओके। और हर एम्प्लॉय को वो एक एक जॉब जो है वो असाइन कर देता है अपने बुद्धि के हिसाब से। तो यही जो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है बुक में वो है बैंक का एग्जाम्पल। जब आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पर आपने देखे होंगे कि बहुत सारे अलग अलग काउंटर होते हैं। किसी काउंटर में कैश जमा हो रहा होता है, किसी काउंटर में कैश वो लोग दे रहे होते हैं कस्टमर को, किसी काउंटर में पासबुक अपडेट हो रहा होता है, किसी काउंटर में चेक बुक्स दिए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक में क्या किया इन्होंने अलग अलग जॉब्स को आइडेंटिफाई करके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि केओस ना हो और काम जो है वो स्मूथली और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता रहे, ओके। अब देखो दूसरा पॉइंट जो है वो है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो अगर किसी के पास नया पूनम गांधी वाला बुक है 2019 के एडिशन वाला, तो वहाँ पर इस पॉइंट को सिर्फ डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम दिया गया है, बाकी सब चीज़ जो है अंदर में वो सेम है, ठीक है। तो ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन में अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले वर्क को या जॉब को आइडेंटिफाई करना है। अब जॉब्स जब आइडेंटिफाई हो गई तो उनको ग्रुप करना होगा, आपको अलग अलग जॉब्स के आपके ग्रुप बनाने होंगे। अब जैसे मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे जॉब्स हो सकते हैं। कुछ जॉब्स जो हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ जॉब सेल से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको अलग अलग नेचर के जॉब्स को ग्रुप कर देना होगा। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने जॉब्स हैं उसको आपको प्रोडक्शन जॉब्स के अंडर ग्रुप करना होगा। तो उसी तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है। एक और तरीके से ग्रुपिंग हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो लिखा है आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। तो जब आप जॉब्स की ग्रुपिंग कर देते हो तो एक ग्रुप के जॉब्स के लिए आप एक डिपार्टमेंट बना देते हो। जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने जॉब्स हैं उसको अगर आप ग्रुप कर दो तो आप प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब्स का एक डिपार्टमेंट बना सकते हो, जिसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो वही है ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है या ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शंस क्या है बिजनेस में, प्रोडक्शन है, सेल्स है, परचेज है, मार्केटिंग है, अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आप फंक्शन वाइज सारे जॉब्स जो हैं उनको अलग अलग कर लो और उसके बाद आप हर फंक्शन के लिए एक डिपार्टमेंट बना दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हो जाएंगे, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। और एक दूसरा तरीका क्या है, वो है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब मान लो आपकी कंपनी बड़ी है, आपके बिजनेस जो है वो बड़ा है और आपके बिजनेस के काफ़ी सारे डिविजन्स हैं। मान लो आपकी कंपनी बड़ी है, वो टेक्सटाइल्स में भी काम करती है, मेडिसिन्स में भी काम करती है और मान लो कि कॉस्मेटिक्स में भी काम करती है। तो ये तीन डिविजन्स अलग अलग हैं आपकी कंपनी में। आपकी कंपनी की जो बिजनेस है उसके तीन अलग अलग डिविजन्स हैं। तो आप जॉब्स को डिवीजन वाइज भी बांट सकते हो। तो फिर डिवीजन वाइज बांटने के बाद हर डिवीजन के अंदर, मान लो टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर अलग से प्रोडक्शन का काम होता होगा, अलग से सेल्स का काम होता होगा, अलग से मार्केटिंग का काम होता होगा, मेडिसिन के अंदर भी सेम होगा और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी सेम होगा। तो फिर पहले आप डिविजनल वाइज जो है आप डिपार्टमेंट्स अलग अलग बना लो। हर डिवीजन के अंदर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे हर फंक्शन के लिए। उस तरीके से भी आप
काम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जॉब्स को ग्रुप करने की और डिपार्टमेंट बनाने की बात की गई है, वहाँ पर दो तरीके हैं, एक फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और एक है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, जहाँ पर अलग अलग डिविजन्स पहले बनेंगे, उसके अंदर फिर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बनेंगे। ओके, अब एक बार आपने जॉब को आइडेंटिफाई कर लिया और फिर ग्रुप्स बना लिए और ग्रुप्स के हिसाब से आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया, अब उन डिपार्टमेंट्स में आपको लोग हायर करने पड़ेंगे काम करने के लिए, ठीक है। और वो लोग जो आप हायर करेंगे वो आप हायर करेंगे उनकी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। तो अगर आप प्रोडक्शन में किसी को हायर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि उसको प्रोडक्शन करने की उसमें कैपेसिटी है कि नहीं, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग में किसी को हायर कर रहे हैं तो आप देख सकेंगे कि वो एक एमबीए है कि नहीं मार्केटिंग में, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और आप जब लोग हायर कर लेंगे तो उसके बाद आप उनको ड्यूटीज़ असाइन कर सकते हैं, उनको अपना काम जो है वो समझा सकते हैं और हर बंदे को आप एक चार्ट दे सकते हैं जिसको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें लिखा रहेगा कि उसको आपने कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो है वो असाइन की हैं। और एम्प्लॉय भी जो है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, वो बिल्कुल क्लियरली समझ जाएगा कि उसको क्या काम करना है और क्या नहीं करना, उसका जॉब रोल जो है वो फिक्स हो जाएगा और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा कि अच्छा भैया इस कंपनी ने मुझे हायर किया है इन कामों को करने के लिए, तो मुझे ये काम जो है वो अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे, इन कामों को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। ओके, अब चौथा जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, जो चौथा स्टेप है वो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल पढ़ा था, उसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, जहाँ पर हमने बताया था कि एक एम्प्लॉई का एक ही सुपीरियर होगा और वो अपने सुपीरियर को ही रिपोर्ट करेगा और उसी से ऑर्डर्स लेगा, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा सुपीरियर्स हो जाते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर जो है फॉलो करना है, किसका नहीं करना है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में कहा गया था। हर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डीपली घुसोगे तो आप देखोगे कि हर एम्प्लॉय का एक बॉस होता है जिसको उसको रिपोर्ट करना पड़ता है और उसको काम करने के इंस्ट्रक्शंस भी उसी बॉस से मिलते हैं। तो एक बार आपने अपने यहाँ पर लोग हायर कर लिए और उनको उनकी ड्यूटी समझा दी, तो फिर आपको उनके अंदर जो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाला रिलेशनशिप है वो भी एस्टैब्लिश करके बता देना पड़ेगा कि देख लो भैया, तुम्हारा सुपीरियर ये है, तुमको इसको रिपोर्ट करना है, और तुम्हारा जूनियर ये है, तुमको इससे काम करवाना है। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ को लिखा हुआ है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। After grouping the activities in different departments, the employees have to perform the job, and to perform the job, every individual needs some authority. तो हर काम को करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय या इंडिविजुअल को कुछ ऑथोरिटी देनी पड़ेगी, कुछ पावर्स आपको देने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन लेने की क्षमताएं आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑल द इंडिविजुअल्स आर असाइंड सम ऑथोरिटी मैचिंग द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। अब आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी एम्प्लॉयज़ को ऑथोरिटी या पावर देता है वो उसके ओहदे के हिसाब से देता है। अगर कोई बहुत ही लोअर लेवल पे काम कर रहा है तो उसको थोड़ी सी ऑथोरिटी मिलेगी, और अगर कोई एम्प्लॉय टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठा है तो उसको बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो जैसा काम कर रहा है उसके हिसाब से आपको उसको पावर से ऑथोरिटी जो है वो देनी पड़ेगी। इसमें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। कोई नीचे लेवल पे अगर काम कर रहा है तो उसको आप बहुत ज़्यादा पावर्स दे देंगे तो वो उस पावर का मिसयूज़ ही करेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आपने उसको पावर दे रखा है, तो फिर पावर की मिसयूज़ होगी, ठीक है। The assignment of the authority results in creation of superior subordinate relationship and the question of who reports to whom is clarified. तो जैसे ही आप लोगों को authority दे दोगे, ठीक है, पावर्स दे दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दोगे, तो इससे एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और ये क्वेश्चन बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शंस लेगा। ये चीज़ें अगर बिजनेस में क्लियर नहीं होंगी तो पूरा केओस हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो लोग बिजनेस में काम कर रहे होते हैं उनको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि हमको क्या काम करना है, हमको किससे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, हमको किसको रिपोर्ट करना है। अगर ये चीज़ें क्लियर ना हो तो काम करने के अंदर जो है केओस आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और चेन ऑफ कमांड की बात की गई है, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया।
अब एक चीज़ जो मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटी है यही मैनेजेरियल लेवल्स क्रिएट करने में हेल्प करती है। जो मैंने आपसे मैनेजेरियल लेवल का ट्रायंगल डिस्कस किया था कि सबसे ऊपर टॉप लेवल, फिर जो है वो मिडिल लेवल और नीचे में जो लोअर लेवल होता है, तो ये चीज़ें कैसे डिसाइड की जाती हैं? जब आप अपने अंदर एम्प्लॉयज़ को ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो जिन लोगों को मैक्सिमम ऑथोरिटी दी जाती है वो लोग टॉप लेवल में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जिन लोगों को मीडियम लेवल पे ऑथोरिटी दी जाती है वो मिडिल लेवल पे, और जिन लोगों को मिनिमम ऑथोरिटी दी जाती है वो लोअर लेवल पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी से पता चल जाता है कि पूरी हायरार्की क्या है और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किन से इंस्ट्रक्शंस लेगा, काम जो है वो कैसे फ्लो करेगा, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, इसका एक देखो यहाँ पर छोटा सा चार्ट बना हुआ है। अब आइए इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है उसको देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट तो है ही, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम इसको करते क्यों, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या हुआ, हमने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हायर किया और उनकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम असाइन किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी इंडिविजुअल को हायर कर लिया और कोई भी काम पकड़ा दिया, ऐसा नहीं। हमने पहले कामों को अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया। जैसे प्रोडक्शन के काम को प्रोडक्शन के जॉब्स में बांट अलग कर दिया छांट के, सेल्स के काम को सेल्स के जॉब में, मार्केटिंग के काम को मार्केटिंग के जॉब में। और अगर आपने मान लो कोई बंदा हायर किया है जिसको मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिग्री मिली हुई है, तो आप उसको क्या काम दोगे, आप उसको मार्केटिंग का काम दोगे, आप उसको मार्केटिंग डिवीजन में डाल दोगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हमने अलग अलग डिवीजन या डिपार्टमेंट्स बनाए थे, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप उसको डाल दोगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो बंदा जो काम करेगा वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उस काम की उसको नॉलेज है, उसकी क्वालिफिकेशन वो पा चुका है। और जब वो उसी काम को बार बार दोहराएगा, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप जब किसी बंदे को डालोगे तो वो सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड ही काम हमेशा करता रहेगा, और इससे क्या होगा कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएगा, उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रोल क्लैरिटी। अब मैंने बताया कि जब आप लोगों में जॉब्स बांट रहे होंगे तो आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन उनको पकड़ा देते हो, एक डॉक्यूमेंट उनको हाथ में पकड़ा देते हो कि ये आपका जॉब रोल या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, और इसमें आपको पूरा लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो इससे उस बंदे को या उस एम्प्लॉय को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे क्या काम करना है, मुझे क्या नहीं करना, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये काम करने हैं। तो इससे केओस नहीं होता है। ओके, थर्ड पॉइंट भी सेकंड पॉइंट के समान ही है। और मैं एक बात और बता दूं, ये सेकंड पॉइंट जो है ये पूनम गांधी के नए बुक में इसको हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर है पुराना, मेरे पास 2018 वाला एडिशन है, तो मेरे पास है, तो मैं आपको ये वाला भी बता दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब देखो ये चीज़ भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। हमने बात की कि जब ऑर्गेनाइजिंग हम कर रहे होते हैं उस समय हम जब लोग हायर करते हैं तो उनको हम समझा देते हैं कि देखो तुम्हारे पास ये पावर होगी, ये अथॉरिटी होगी और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इससे हर बंदे को समझ में आ जाता है कि मुझे क्या क्या पावर्स दी गई हैं, मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसके हिसाब से मुझे किसको रिपोर्ट करना है और किससे मुझे ऑर्डर्स लेने हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ पूरा क्लियरली उसको समझ में आ जाता है तो उसको वर्किंग रिलेशनशिप समझ में आ जाता है कि मेरा बॉस कौन है, मेरा जूनियर कौन है, अगर मेरा बॉस मुझे कुछ ऑर्डर देता है तो ये काम मुझे किससे करवाना है, कौन मेरे अंडर काम कर रहा है, कौन मेरे ऊपर है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो केओस नहीं होता और काम जो है वो स्मूथली हो जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब आप कामों को अच्छे तरीके से अलग अलग लोगों में बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में बांट देते हो ना, तब क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। अगर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होगा तो आपके रिसोर्सेज जो है वो बर्बाद होंगे, समय बर्बाद होगा, लोग जो है उनके काम जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक ही बंदे को आपने दो अलग अलग बंदे को आपने एक ही काम अगर असाइन कर दिया है तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, जिसके कारण आपका समय, पैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ओके, तो जब काम आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइज होता है आपके रिसोर्सेस। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या क्या किया, हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर बिजनेस में जितने भी जॉब्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। जैसे कि प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स को हमने प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में डाल दिया, सेल्स रिलेटेड जॉब सेल्स में, वगैरह वगैरह।
और फिर हमने अलग अलग लोग हायर किए जो हर जॉब में एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट लोग हायर किए हमने, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमने उनको जॉब्स असाइन कर दिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके पावर सब उनको समझा दिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हमने बना दिए। और हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर ली कि कौन से डिपार्टमेंट्स दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरह हार्मनी के साथ और एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में काम करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस से ये जो पूरा हमने जो चीज़ों को पूरी अच्छे तरीके से सजा कर जो एक काम करने का जो तरीका बनाया अपने बिजनेस में, ये जो बिजनेस का टोटल प्रोसेस चलेगा ये इतना हार्मोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा कि पूरे बिजनेस में कोऑर्डिनेशन रहेगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इफेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पर केओस वगैरह नहीं होगा, काम जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलेगा, क्योंकि रोल्स भी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को समझा दिए, तुमको क्या करना है, तुम्हारा बॉस कौन है, तुम किस डिपार्टमेंट में हो, तुमको प्रोडक्शन के काम करने हैं कि सेल्स के काम करने, सब चीज़ें हमने बिल्कुल क्लियरली एकदम अच्छे तरीके से सजा कर जो है उसको काम में लिया है। तभी जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करेगा। और वर्किंग रिलेशनशिप जो है बिजनेस में, जो एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप होती है, वो इम्प्रूव करेगी और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब छठा पॉइंट है अडॉप्शन टू चेंज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता है ना, उसके साथ बिजनेस को भी अपने आप को चेंज करना पड़ता है, वरना वो कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाता है। तो कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ है और उस चेंज के कारण बिजनेस को अपने अंदर एक चेंज करना पड़ रहा है, और वो चेंज सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने अपने बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं फंक्शनल बेसिस पे। फंक्शनल बेसिस पे आपने जॉब्स को अलग अलग किया, प्रोडक्शन के रिलेटेड जॉब्स को आपने सेपरेट कर दिया, सेल से रिलेटेड जॉब सेपरेट कर दिया, परचेज से रिलेटेड जॉब सेपरेट कर दिया, और उसी सेपरेशन के हिसाब से आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो जब आपको कोई चेंज करना पड़ रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये चेंज आप सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को बुला के उनको समझा के ही कर पाओगे, आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आपने अपने बिजनेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट के रखा हुआ है, तो उस कारण से आप जो है इस चेंज को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर पा रहे हो। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उथल पुथल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको जहां जरूरत पड़ रही है आप उस डिपार्टमेंट में जाके चेंज को इफेक्टिव कर दे रहे हो, और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज को अडॉप्ट कर ले रहा है। ठीक है, अब सातवां पॉइंट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है ये बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हो हर बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए ही काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो अगर आप रियल में बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपके बिजनेस के अंदर हार्मनी और स्मूथ वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हो, इसका मतलब आप कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर कर रहे हो। कॉस्ट अगर आप ज़्यादा इनकर कर रहे हो मतलब आप प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो, और वहाँ पर आप लूज़ कर जाओगे। ठीक है, तो लूज़ कर जाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन है उसके अंदर हम प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, अच्छे तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कौन डिपार्टमेंट किसके साथ कैसे हार्मनी के साथ काम करेगा। और इसी प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग के कारण ही बिजनेस जो है वो अच्छे से काम कर पाती है और अपना एक्टिविटीज़ जो है वो एक्सपैंड कर पाती है। अब सोचो कोई ऐसा एक बिजनेस आप इमेजिन करो जहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, सब अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, लोग बहस कर रहे हैं, इधर उधर उथल पुथल हो रही है, प्रोडक्शन का समय आ गया पर मटेरियल्स परचेज नहीं हुए, प्रोडक्शन बहुत सारा होके पड़ा है पर मार्केटिंग वाले लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या वो बिजनेस कभी एक्सपैंड या ग्रो कर पाएगा? कभी नहीं ग्रो कर पाएगा। अगर बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो एक्सपेंशन और ग्रोथ का तो कोई सवाल ही नहीं, वो उल्टा नीचे जाने लगेगा बिजनेस और धीरे धीरे बंद ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन या एक अच्छे तरीके से काम करना जो है जिसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं वो होना बहुत ज़रूरी। अब आठवां और आखिरी पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब क्या होता है ना कि जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग
अपने अंडर एम्प्लॉयज़ क्यों हायर करते हैं, ताकि वो अपना काम जो है, सारा काम तो मैनेजर्स खुद नहीं कर सकते, वो काम जो है वो डेलीगेट कर देते हैं, अपनी कुछ ऑथोरिटी जो है उसको भी अपने अंडर जो लोग हैं उन पे डेलीगेट कर देते हैं, ताकि काम जो है वो बढ़ जाए। और मैनेजर्स क्या करते हैं, उनको मॉनिटर करते रहते हैं। मॉनिटर करने से उनको एक चीज़ पता चलती है कि लोग जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और ये जो काम करने का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा सकता है, नए मेथड्स को कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, ताकि अच्छे और तरीके से, नए इफेक्टिव तरीके से काम को किया जा सके। अगर मैनेजर्स अपना काम डेलीगेट कर देंगे दूसरों को, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, और इस फ्री टाइम में वो नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ग्रे एरियाज ऑफ ग्रोथ खोज सकते हैं कि किस किस एरिया में हमारे बिजनेस को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, डेलीगेशन से क्या होता है कि लोड ऑफ द मैनेजर्स तो हल्का होता ही है, और उनको ये हेल्प भी होता है कि वो अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज कर सकें। क्योंकि मान लो अगर मैंने आपको किसी रूटीन जॉब में दिन भर फंसा के रखा है, ठीक है, आपको सोचने समझने का, नई नई चीज़ों को खोजने का हम मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आप अपनी पोटेंशियल कैसे खोजोगे, है ना। तो मैनेजर्स जब अपना काम डेलीगेट कर देते हैं तो उनको अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने का मौका मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव होने का मौका मिलता है। इससे वो नए तरीके खोज सकते हैं, एरियाज ऑफ ग्रोथ खोज सकते हैं, और वो जितना सोचेंगे, जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उतना उनके अंदर डेवलपमेंट आएगा, उतना उनके अंदर जो स्किल है वो बढ़ेगा। तो वही है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट्स जो हैं ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अपने नोट्स के लिए। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।